हम्म। बच्चों, आज हम सरफेस टेंशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस टेंशन इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स by virtue of which liquid surface tries to contract and to attain a minimum surface area। तो सरफेस टेंशन के कारण जो है ना, लिक्विड सरफेस है वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया जो है अटेन करने की ट्राई करता है। तो देखिए, सरफेस टेंशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो सरफेस टेंशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर बात करूंगा मैं सबसे पहले। अगर दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सॉलिड्स में जो है ना, मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं और वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जो है वो लिटिल अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाते हैं, वो बहुत मतलब उतने नजदीक नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं, और गैसेज में तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का ये वाला ग्राफ मैं बना रहा हूं एक, और सब बच्चे इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब ये ग्राफ आप पहली बार नहीं देख रहे हैं जिंदगी में, ये ग्राफ आप सब लोग देख चुके हैं। केमिस्ट्री वाले बहुत इस ग्राफ को दिखाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के ग्राफ। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का ग्राफ? ये है पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स माने रिपल्सिव फोर्स। ये है नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स माने अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका जो है फोर्स का ग्राफ होता है, राइट। थोड़ा सा मैं आपको ये ग्राफ ठीक से बना दूं, ध्यान दो। ये जो है पॉजिटिव फोर्स होता है, फिर ये यहां पे आके जीरो हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, और ये जो है ये वाली जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि यहां पर फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम रेंज, इक्विलिब्रियम रेंज बोलते हैं इसको। एक्चुअली पता है क्या है, ये पर्टिकुलरली वो डिस्टेंस है जहां पर नीदर रिपल्सिव नॉर अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको मैं बताऊं कि अगर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, इसको कहते हैं आर नॉट। आर नॉट, अगर दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस आर नॉट के बराबर है तो एक तरीके से उनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा दूर या पास कर दिया जाए, जैसे अभी इस समय जीरो फोर्स लग रहा है, आर नॉट के बराबर डिस्टेंस है, अगर इसको थोड़ा इसके पास में कर दिया जाए, इफ यू ब्रिंग देम लिटिल क्लोजर ना, इफ यू ब्रिंग देम लिटिल क्लोजर, तो क्या होगा, फिर इनमें ये रिपल्सन फोर्स लगेगा और अचानक से वो दूर हट जाएंगे, राइट। फिर जैसे ही दूर हटेंगे वापस अट्रैक्शन फोर्स चालू हो जाएगा, क्योंकि इस डिस्टेंस पर रिपल्सिव फोर्स अगर कम हो रही है तो रिपल्सिव फोर्स है, बढ़ रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जैसे ही डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ती है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जैसे ही डिस्टेंस थोड़ी सी घटती है तो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। तो आर नॉट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। थोड़ा सा दूर आते ही अट्रैक्शन चालू, पास आते ही रिपल्सन चालू। तो ये इस तरह से घूमते ही रहते हैं बेचारे, हिलते ही रहते हैं हमेशा। तो ये जो है ना, ये वाली रेंज होती है सॉलिड्स की रेंज। तो देखिए आप, सॉलिड्स की रेंज है ये, इस रेंज में जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है तो इट इज सॉलिड रेंज, है ना। और जो ये वाली जो रेंज है ये लिक्विड्स की है, ये क्या है, लिक्विड्स की है। और ये रेंज गैसेज की है। गैसेज के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो लिक्विड्स है ना, इसके अंदर ये अट्रैक्शन रेंज है केवल, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है, ओनली फोर्स नेगेटिव है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, इन सॉलिड्स molecules experience both repulsive and attractive force, repulsive and attractive force।
रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स दोनों लगते हैं इस पर। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों लगते हैं। डिस्टेंसेज आर वेरी लेस सो दे डू वाइब्रेशंस, है ना। लेकिन लिक्विड्स में, इन लिक्विड्स molecules experience only attraction force. Molecules experience only force of attraction. Experience only force of attraction. Force of attraction, है ना। लिक्विड्स में केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कभी लिक्विड्स में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता ही नहीं है। गैसेज में भी ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैसेज में तो लगभग फोर्स जीरो हो जाता है साहब। गैसेज में तो लगभग फोर्स जीरो हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली फोर्स लगता ही नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स में, राइट। ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि जो रिपल्सन फोर्स होता है वो केवल सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में होता ही नहीं है। लिक्विड्स में केवल अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, और जो गैसेज होते हैं उनमें भी केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम जीरो कह देते हैं लगभग, राइट। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हुई। अब अपन बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड्स में वो कितने तरह का है, वो बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, है ना। फोर्स तो अट्रैक्शन ही होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्स तो अट्रैक्शन का ही होता है। फोर्स तो किसका होता है, केवल अट्रैक्शन का ही होता है, राइट। तो देखिए कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, देखिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स experience two types of attraction force, two types of attraction force। अब टू टाइप के जो अट्रैक्शन फोर्स है उनकी बात करेंगे अपन। सबसे पहला कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, similar molecules is cohesive force, cohesive force। number 2 adhesive force, adhesive force of attraction, adhesive force of attraction। please be very careful, है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केवल, रिपल्सन है ही नहीं, रिपल्सन है ही नहीं। तो ध्यान दो, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि लिक्विड को हम हमेशा किसी न किसी कंटेनर में रखते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि लिक्विड को कंटेनर में न रखा गया हो। अब देखिए जब आप लिक्विड को कंटेनर में रखते हैं तो सीन ऐसा ही होता है, कंटेनर होता है उसमें लिक्विड रखते हैं। अब देखिए लिक्विड में क्या क्या हो रहा है, कुछ चीजें आपको समझनी है, नोट डाउन करने का कोई वो है नहीं, इसको समझने का इसको डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से आप। जैसे ये मान लो लिक्विड मॉलिक्यूल है,
लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स। लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स। लेकिन कंटेनर जो है वो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल को, क्योंकि कंटेनर का मॉलिक्यूल है ना। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेशन लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा, यहां फोर्स ऑफ कोहेशन लगेगा, राइट। तो फोर्स ऑफ कोहेशन है ना, फोर्स ऑफ कोहेशन it is Fc, force of cohesion is Fc and this is between the liquid liquid molecules, है ना। हाँ, तो force of attraction liquid liquid molecules में रहता है। force of adhesion is force of adhesion Fa, that is force between container wall and liquid molecule। हाँ, कंटेनर वॉल के अंदर भी मॉलिक्यूल है ना, है किसी और मटेरियल का, तो इसलिए उसको डिसिमिलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। लिक्विड लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कोहेसिव फोर्स लगेगा। अब आप देखिए, यहां देखिए, मान लो यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है। अब हम इस मॉलिक्यूल का जरा हालात चेक करते हैं, हाल चाल चेक करते हैं इस मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या है भैया, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल है। वो लिक्विड के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से खींचते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, सब तरफ से लिक्विड मॉलिक्यूल इसको खींचते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है उसको सब तरफ से खींचा जा रहा है, सब तरफ से खींचा जा रहा है, इधर उधर इधर उधर, मत पूछो किधर किधर से खींचा जा रहा है। तो भैया इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि चारों तरफ से खींचा जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पर ऊपर एयर है, ऊपर एयर है, लेकिन नीचे जो है ना इसके वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इसके नीचे। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं सब। इसका मतलब सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो है ना फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, यानी वन साइडेड फोर्स है ना। तो molecules on liquid surface, molecules on liquid surface ध्यान दीजिए, molecules on liquid surface experience force of adhesion, experience force of adhesion, adhesion due to liquid molecules below the surface, due to liquid molecules आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। होता क्या है कि ये जो लिक्विड सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए अंदर वाले मॉलिक्यूल पर तो हमेशा ही टोटल फोर्स 0 है, अंदर वाले मॉलिक्यूल पर तो टोटल फोर्स 0 है, ना तो इधर ना उधर कोई फोर्स ही नहीं लगता। लेकिन जो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये लिक्विड मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचते हैं, सब सब अंदर की तरफ खींचते हैं, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो होता क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑन लिक्विड सरफेस experience force of adhesion due to liquid molecules below the surface, right? Due to this force, this force caused by liquid molecules, है ना। all liquid surfaces, हाँ जी, all liquid surfaces have a tendency
टू कॉन्ट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हैव अ टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एंड टू मिनिमाइज, एंड टू मिनिमाइज the minimize the surface area, मतलब लिक्विड सरफेस जो है वो छोटा से छोटा होना चाहता है इस अट्रैक्शन के कारण, एंड दिस कॉजेज द सरफेस टेंशन। हाँ जी बिल्कुल, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब सरफेस टेंशन आएगा, है ना। तो देखिए सरफेस टेंशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ tension on the liquid surface, and that tension is created by adhesive force, है ना। तो surface tension on liquid surface is caused due to force of cohesion, ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड सरफेस इज कॉज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन, है ना, एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन, a liquid surface behaves, ध्यान दीजिए, ड्यू टू सरफेस टेंशन a liquid surface behaves like a stretched membrane, like a stretched membrane, like a stretched membrane, ऐसा बिहेव करती है ना। ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, ये आपका जो है ना क्या है, सरफेस टेंशन का कॉज है, सरफेस टेंशन के कारण है। अब अपन बात करेंगे मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। देखिए मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूंगा मैं, है ना। तो देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, जैसे मान लो ये कंटेनर में एक पानी भरा है, ठीक है, कंटेनर आप ऐसे बनाइए, ध्यान दो, है ना। तो कंटेनर में एक पानी भरा है, ये पानी भरा है मान लो कंटेनर में, राइट। अब कंटेनर में जो पानी भरा है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विचार करें कि सरफेस कैसा होगा कंटेनर में पानी भरा है, ऐसे देखो, इस तरह से जैसे कंटेनर में पानी भरा, अब इसके ऊपर आप एक जो है ना कोई नीडल जो है वो तैरा दो, सुई या कोई तार पतला सा, या कोई तीली माचिस की तैरा दो। माचिस की तीली बड़े आराम से तैरती है पानी के ऊपर, आप कर सकते हो अपने घर पर, जैसे बाल्टी जो है ना पानी की भरो और उसके ऊपर एक माचिस की तीली रख दो तो वो तैर जाती है। कई बार स्टील की सुई भी तैर जाती है, अगर आप ध्यान से रखते हो बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो स्टील की सुई भी पानी के ऊपर तैर जाती है। हाँ, तो आपने ये मान लो एल लंबाई की है, अब इस पर अगर किसी तरह से हम अगर इस पर फोर्स कैलकुलेट करें तो इसकी जो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। हाँ,
क्योंकि टेंशन तो है ना। तो मेम्ब्रेन तो स्ट्रेस्ड है पानी के ऊपर है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। देखिए टी इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इट इज फोर्स एक्टिंग, it is force acting on unit length, force acting on unit length, force acting on unit length of line drawn on the liquid surface। तो लिक्विड सरफेस पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उस पर जो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स होगा दैट इज टी इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट आएगी, है ना। ये आपकी सरफेस टेंशन के फोर्स की डेफिनेशन है। अब आप देखिए ये आपके फोर्स की डेफिनेशन है। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना इलेबोरेट करूँ। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ है। अब अगर मैं इसको x अपॉन x से मल्टीप्लाई करूँ तो F इंटू एक्स को मैं कहता हूं वर्क, F इंटू एक्स को क्या कहता हूं, वर्क कहता हूं, वर्क। और L इंटू एक्स को मैं एरिया कहता हूं। इस वर्क को मैं कहता हूं सरफेस एनर्जी, इस वर्क का नाम है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। इट इज सरफेस टेंशन। इसका मतलब सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन ये भी हो गई, सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन हो गई। एक तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ of imaginary line on the liquid surface. If you draw an imaginary line on the liquid surface, liquid surface, then force per unit length is called surface tension. और ये हमारी surface tension की दूसरी definition है। surface energy per unit area is the surface tension. surface energy per unit area is the surface tension। ठीक है, ये आपका per unit area surface tension। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हो गया ये। और अब हम ये कहेंगे कि सरफेस एनर्जी अगर डिफाइन करनी हो हमारे को, सरफेस एनर्जी, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब आप देखो मैं यहां कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी ए, इट मींस सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होगा, है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो है ना अगर एरिया इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी लिक्विड सरफेस का अगर एरिया आप बढ़ा देते हैं तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी बढ़ते ही इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है। देखो आपने बहुत कॉमन प्रैक्टिस की होगी, कॉमन एक्सपीरियंस होगा ऐसा आपका कि जब गरम गरम दूध होता है और आप लोग स्कूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को स्कूल भेजते हैं मम्मी पापा और दूध होता है गरम गरम, तो क्या होता है बच्चा पीने से मना करता है, तो मम्मी क्या करती है उसको एक बड़े बर्तन में डाल के ठंडा कर देती है। हाँ, तो जल्दी से पी जाता है बच्चा। अभी बड़े बर्तन में डालती दूध कैसे ठंडा हो गया। हालांकि इसके दूसरे कारण भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि जैसे गरम गरम गिलास में दूध है, अगर उसको हमने बड़ी प्लेट में डाल दिया तो बड़ी प्लेट में डालने पर उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने पर उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी बढ़ते ही इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी कम होते ही टेम्परेचर गिर जाता है ना। आपको मैं बताऊं कि अगर आप एरिया घटा दे रहे हैं तो बिल्कुल बाकायदा सरफेस एनर्जी घटेगी और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी is increasing the temperature, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये बड़ा ही
मतलब कि एक सिंपल प्रोसेस है, राइट। चलिए अब ये हमारा जो है ना इसकी बात हो गई सरफेस टेंशन की, सरफेस एनर्जी की। अब मैं कुछ बातें जो है ना और कर दूंगा आपको। जैसे अब हमने देखा कि T बराबर F/L, तो भैया F बराबर T इंटू एल आएगा हमेशा। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंशन इंटू लेंथ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे सवाल पूछते हैं इस पर। देखो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F, इट इज वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। देखिए एक दो एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो कोई लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर कोई नीडल है ना, नीडल है तो नीडल की दो लाइनें होती हैं हमेशा। देखो किसी भी नीडल की दो लाइनें होती हैं, हाँ जी, दोनों तरफ फोर्स होता है। नीडल की दो लाइनें होती हैं तो हम क्या कहते हैं, फोर्स को कहते हैं हम T इंटू 2L, T इंटू ट्वाइस इंटू L। दोनों तरफ फोर्स लगता है नीडल के, है ना। हाँ, अगर एक साइड में फोर्स की बात करेंगे तो T इंटू L आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए अगर कोई स्क्वायर प्लेट फ्लोट हो रही है, स्क्वायर प्लेट की फोर्स ऑन स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा F इक्वल टू टी इंटू 4L, F इक्वल टू टी इंटू 4L। ये स्क्वायर प्लेट पर फोर्स आएगा, F इज इक्वल टू टी इंटू 4L, राइट। अच्छा, अब स्क्वायर फ्रेम होता तो, अगर प्लेट की जगह फ्रेम होता तो, ध्यान दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर प्लेट एंड स्क्वायर फ्रेम दो अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए। स्क्वायर प्लेट जो होती है ना, उसमें तो क्या होता है कि पूरी प्लेट होती है तो केवल बाहर वाली जो लाइनें होती है उन्हीं पर सरफेस टेंशन लगता है, उन्हीं पर सरफेस टेंशन लगता है, बाहर वाली लाइन है ना। लेकिन स्क्वायर फ्रेम में अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइनें होती हैं, तो ये आएगा F इज इक्वल टू टी इंटू 8L आएगा। फ्रेम है तो पतला फ्रेम है थोड़ा, है ना। अब देखिए अगर मान लो सर्कुलर डिस्क होती तो, सर्कुलर डिस्क अगर मान लो पानी के ऊपर तैरा दी जाए, एक डिस्क को आप पानी पर तैरा दो, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा F इंटू F इज इक्वल टू टी इंटू 2πr। ये आपका डिस्क के कारण है फोर्स। लेकिन अगर मान लो इसी की जगह रिंग होती तो, हाँ रिंग होना, पता क्या होता है, अगर मान लो सर्कुलर रिंग होती, सर्कुलर रिंग होती ना, तो फिर ये दो लेयर हो जाती, अंदर वाली लेयर नहीं और बाहर वाली लेयर। हाँ, सर्कुलर रिंग को अगर आप पानी की सतह पर फैलाएंगे तो अंदर वाली बाहर वाली दोनों लेयर होगी, तो आपका जो F आएगा दैट विल कम T इंटू 2πr इंटू 2 डबल आएगा। आप समझ यही सारी चीजें, है ना। नीडल होता तो ये होता, स्क्वायर प्लेट होता तो ये होता, स्क्वायर फ्रेम होता तो ये होता, सर्कुलर डिस्क होता तो ये होता। देखिए आपका जो है ना फॉर्मूला चार्ट चेक करिए आप, आपके फॉर्मूला चार्ट पे ये सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला चार्ट पे कोहेसिव एडेसिव की डेफिनेशन दे रखी है और ये सब बातें समझा रखी हैं जो मैंने समझाया था। इसमें एक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो फॉर्मूला चार्ट में लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। हाँ जी, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस के अंदर नहीं लगता। जैसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है मान लो, तो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स केवल लेयर पर ही है, टेंजेंशियल लेयर पर ही है, अंदर की तरफ नहीं है ना। फोर्स केवल टेंजेंशियल है, उसी पर सरफेस पर ही लगता है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पर फोर्स नहीं लगता है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पर फोर्स नहीं लगता है। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग on unit length of an imaginary line drawn on the surface. If we draw an imaginary line on the liquid surface, then force acting per unit length is the surface tension, है ना। yes, yes. तो ये सब जो है ना आपका क्या है, सरफेस टेंशन है। आज हमने सरफेस टेंशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी है और वो ये वाली चीज पकड़ी है, ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। Surface tension equal to this. Surface tension equal to T into A. Oh, sorry, surface energy is equal to T into A and surface energy proportional to area. एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम होगा, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, राइट।
हम बात करेंगे ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप। देखिए मान लीजिए आपके पास पानी की एक बड़ी ड्रॉप है, बहुत बड़ी ड्रॉप है पानी की, ये बूंद है पानी की, कैपिटल आर रेडियस है, तो ये पानी है, लिक्विड है, कैपिटल आर रेडियस वाली ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप को मैंने स्मॉल आर रेडियस वाली एन ड्रॉप्स में ब्रेक किया, तो देखिए अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज broken up into n drops of radius small r each। हर छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है, बड़ी ड्रॉप को हमने छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया। तो देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जो मास ऑफ लिक्विड है वो कभी नहीं बदलता। जैसे आपने बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया तो मास ऑफ लिक्विड कभी नहीं बदलेगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कभी नहीं बदलेगा, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब इट इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये रहा भाई, आपने एक बड़ी ड्रॉप को एन छोटी ड्रॉप्स में तोड़ा है, तो नेचुरल है कि वॉल्यूम ऑफ द वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एन स्मॉल ड्रॉप्स, बराबर आएगा वॉल्यूम, राइट। अब आप आर क्यूब को लिख दीजिए, कैपिटल आर क्यूब को एन स्मॉल आर क्यूब, देयरफॉर एन इज व्हाट, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ये आपका एन आ गया, ये आपका एन। अब देखिए अब मैं यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं एरिया, सरफेस एरिया इनिशियली A1 इज इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, इनिशियल सरफेस एरिया इज व्हाट 4 pi r square, 4 pi r square। A2 is final surface area, फाइनल सरफेस एरिया आएगा n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। ये आपका A1 और A2 आ गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, A2 को लिख रहा हूं यहां पर वापस से, A2 आप थोड़ा सा चेक करना, ये n है n, तो मैं इसको लिख रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n n को मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। आप चेक करिए, इसको मैं लिख रहा हूं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। चेक करो आप क्या है रिटर्न करेक्ट और नॉट। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो एक आर बचा, आर क्यूब था उसको आर स्क्वायर लिख दिया। 4 पाई आर स्क्वायर को पता है क्या लिख रहा हूं A1, तो A2 बराबर आ गया है A1 इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इट मींस A2 अपॉन A1 इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एंड दिस इज n रेज़ टू पावर 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका A2 अपॉन A1 है वो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आया है एंड इट इज n रेज़ टू पावर 1/3, इट इज सर्टेनली ग्रेटर देन 1। हाँ जी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर है ना, ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या होता है कि A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। बेटा A2 ग्रेटर देन A1 है, हेंस when a big drop is broken up into smaller drops,
When a big drop is broken up into smaller drops, then क्या होता है? When a big drop is broken up into a smaller drop, then area increases. Area increases, so surface energy increases. Surface energy increases. So internal energy decreases. So temperature decreases. बिल्कुल टेम्परेचर डिक्रीज, ठंडा हो जाता है ना? कूलिंग टेक्स प्लेस. कूलिंग टेक्स प्लेस. देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूं आपको. ऐसा होता है, इसका एग्जांपल दूं. आप जब शॉवर के नीचे नहाते हैं, गर्मियों में शॉवर के नीचे नहाते हैं तो क्या होता है? अच्छा लगता है. इसी तरीके से जब आप सैलून पे जाते हैं, नाई बाल कटवाने, तो नाई लोग जो है ना एक स्प्रे करते हैं पानी का. आप देखो कि सेम वाटर है, अगर वो वाटर टैंक के अंदर है तो ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन वो स्प्रे वाला पानी ज़्यादा ठंडा लगता है. हाँ, हमेशा ही ऐसा होता है. तो ये जो बड़ी बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में बांट दिया जाता है ना, उससे क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है. अब सवाल ये उठता है टेम्परेचर चेंज कितना आएगा? हाउ मच टेम्परेचर चेंज विल टेक प्लेस? तो वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. कर दूँ? देखो जी, मैं टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ. देखिए चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा हूँ. देखो डेल्टा एच, डेल्टा एच चेंज इन हीट और एनर्जी. चेंज इन हीट और एनर्जी. देखिए हीट और एनर्जी दोनों एक ही बात होती है साहब, ये अलग अलग बातें नहीं होती है. तो पता है मैं क्या बोलूंगा? चेंज इसको मैं बोलूंगा T इंटू A2 माइनस T इंटू A1, क्योंकि आपकी सरफेस एनर्जी T इंटू एरिया होती है. मैंने आपको अभी भी पढ़ाया सरफेस एनर्जी इज T इंटू एरिया, इसलिए मैंने इसको T इंटू A2 माइनस T इंटू A1 बोला है. करेक्ट. चलिए अब हमने T इंटू A2 आपका होता है 4 पाई क्या था? 4 पाई आर A1, एक मिनट, A2 जो था आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन था ना, माइनस टी तो आप कॉमन ही लिख रहे हैं ना, और A1 कितना था आपका? 4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा, इसके अलावा देखो मैं डेल्टा एच को एक तरीके से और भी बोल देता हूँ. डेल्टा एच आप थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना. यहाँ पे मैं लिखने वाला क्या, मैं लिख रहा हूँ इसको T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और R अपॉन R माइनस 1. ऐसा मैंने लिखा है, आप चेक करिए. करेक्ट ना? बिल्कुल. अब देखिए डेल्टा एच है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ एम एस डेल्टा थीटा. एम एस डेल्टा थीटा. बिल्कुल. एम माने मास ऑफ द ड्रॉप, एस माने स्पेसिफिक हीट ऑफ द ड्रॉप, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंज. तो ये आपका आ गया T इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर. आप चेक करिए. अब देखो m को पता है मैं क्या लिखूंगा? m को मैं लिखूंगा 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी. डी माने डेंसिटी, s इंटू डेल्टा थीटा. ये टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर. तो देखिए डेल्टा थीटा की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे. डेल्टा थीटा एक चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर कूलिंग. इतना टेम्परेचर गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा. 4 पाई से 4 पाई उड़ाइए, आर क्यूब से आर क्यूब. देखना जरा, मैं इसको लिख रहा हूँ 3T अपॉन 3T अपॉन 4 पाई आर क्यूब. वहाँ कॉमन लिया था ना, आर क्यूब कॉमन लिया था ना यहाँ पे. आप यहाँ आर क्यूब लिखिए. चलो 3T अपॉन DS, 3T अपॉन DS
दिस इज द टेम्परेचर चेंज। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एक बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप्स में तोड़ेंगे तो टेम्परेचर में इतना डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर में। लेकिन अगर आप बहुत सारी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना देंगे तो टेम्परेचर में इतना ही इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये दोनों चीजें होंगी, टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा और टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक, है ना, कि आपके ये किस तरह से होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लिक्विड विथ सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के साथ लिक्विड का बिहेवियर कैसा होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है।